नमस्कार। कहानी बेटी की बलि भाग 1 में अभी तक आपने ये सुना कि संजू अपनी बिटिया बुलबुल को मार्केट लेकर आता है घुमाने के लिए। शाम का समय था, घर लौट रहा होता है, अंधेरा हो चली थी। रास्ते में बस 2 मिनट के लिए वो रुकता है लघु शंका के लिए। इतनी ही देर में न जाने उसके बुलबुल को कौन लेकर चला जाता है। इंसान लेकर चला जाता है या कोई जानवर लेकर जाता है। संजू परेशान हो जाता है, चारों तरफ ढूंढता है, मार्केट में भी ढूंढता है, जंगल में जहां तक जा सकता था वहां तक ढूंढता है, लेकिन उसकी बुलबुल मिलती नहीं है। थक जाता है, हार जाता है, परेशान होकर रोने लगता है, बिलबिलाने लगता है। खड़ा होकर सोचता है कि आखिर हम करें तो क्या करें। दोस्तों, इस कहानी के दूसरे भाग में आप ये सुनेंगे कि आखिर संजू का अगला कदम क्या होगा, क्या सोच रहा होगा वो, और सोचने के बाद वो क्या करता है अपनी लाडली बेटिया बुलबुल के लिए। बढ़ते हैं हम लोग कहानी की तरफ। परेशान तो है, जहां से उसकी बुलबुल गायब हो गई थी वहीं पे आकर खड़ा हो जाता है थक हार कर। सोचता है कि क्या करे, कहाँ जाए, घर जाए या थाने जाए। एक तरफ चिंता सता रही है घर की कि बुलबुल की माँ कितना चिंतित हो रही होगी। फोन भी तो वो अपने घर पर छोड़कर आ गया था, याद ही नहीं था जब वो मार्केट आ रहा था, फोन ले नहीं पाया था, घर में सूचना दे नहीं पाया है। रात ज्यादा हो रही है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। आखिरकार संजू उरांवे सोचता है कि घर का जो हाल है वो तो होगा ही, पहले थाने चलते हैं। थाना जहां पे संजू खड़ा था वहां से 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पर था। जिस ओर संजू का गांव था उसके अपोजिट साइड 13 से 14 किलोमीटर जाना था संजू को थाने में। गाड़ी अपना स्टार्ट करता है मोटरसाइकिल और चल देता है थाने की तरफ। गाड़ी पे बैठा है, गाड़ी चला रहा है वो, और सोचते जा रहा है अपने बुलबुल बेटिया के बारे में। संजू को जंगल का डर नहीं, जानवर का डर नहीं, किसी भी प्रकार का अब कोई भय नहीं लग रहा है, क्योंकि संजू उरांव के मन में सिर्फ और सिर्फ बुलबुल की चेहरा ही तैर रहा है। सोच रहा है कि इस वक्त वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। जैसे ही संजू के मन में ये विचार उत्पन्न होता है कि आखिर अभी तक बुलबुल जिंदा भी है या नहीं, जैसे ही ये जिंदा भी है या नहीं का ख्याल आता है, वैसे ही वो बिलबिला उठता है, जोर से चिल्ला उठता है मोटरसाइकिल को चलाते हुए कि नहीं नहीं नहीं, मेरी बुलबुल को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उस आदमी को जिंदा जला दूंगा जिसने भी मेरी बेटी को ये हाल में पहुंचाया होगा। उस जानवर को जला दूंगा जो जानवर मेरी बेटी के जान को नुकसान पहुंचा रहा होगा या इतना परेशान कर रहा होगा। अनेक प्रकार के विचार उसके मन में उठते जा रहे हैं, बिलबिलाते जा रहा है, सोचते जा रहा है, गुस्से में जा रहा है, रोते जा रहा है, न जाने कैसे कैसे भाव उसके मन में उत्पन्न हो रहे हैं। मोटरसाइकिल चलाते जा रहा है। धीरे धीरे करके वो पहुंच जाता है थाने के गेट के सामने। अपना मोटरसाइकिल को गेट के ठीक बाएं तरफ वो खड़ा कर देता है। वहां से देखता है कि थाने में मात्र एक बल्ब जल रही है, 2 कुर्सियां लगी हुई हैं और वो दोनों कुर्सियों पर वहां का कोई भी स्टाफ हाथ में डंडे लिए हुए बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं। गेट बाहर का जो गेट है वो लगा हुआ है। वो गेट पर दस्तक देता है, यानी गेट को वो खटखटाता है। एक हवलदार उसमें से उठता है और गेट के पास आता है। वो जोर से बोलता है, कौन है, कौन है।
संजू राव कहता है कि साहब गेट को खोलिए ना, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा नाम संजू उरांव है, मुझे बहुत जरूरी काम है और मैं आप लोगों से मदद मांगने आया हूँ। हवलदार गेट को खोलता है, कहता है कि अंदर आ जाओ। संजू उरांव अंदर जाता है। जो हवलदार गेट खोला था वो दूसरे हवलदार के पास लेकर जाता है। दूसरा हवलदार जोर से बोलता है, हाँ बोलो क्या परेशानी है। संजू राव अपनी आप बीती जो कहानी थी वो सब के सब जैसे हुआ था वैसे ही वो वहां पे बताता है। दूसरा हवलदार कहता है कि इतनी रात को तू अपनी बिटिया को घुमाने लेकर आया था, तुमको पता है कि जानवर भी आते जाते हैं, और बिटिया को क्या जरूरत था खड़ा करके तुझे लघु शंका करने की। भुगतो अब, अभी कहां हम लोग जाएं, 2 लोग हैं, डंडे लेकर यहां पे थाने में हैं, और जंगल में कहां इस अंधेरे में खोजने जाएंगे। जानवर कोई उठाकर लेकर गया होगा, क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा कैसे करें। यहां का थानेदार साहब भी अभी नहीं है, थानेदार साहब सुबह आएंगे, तुम सुबह आओ। डपटे जा रहा है, डांटे जा रहा है संजू राव को। संजू उरांव अपना दोनों हाथ जोड़कर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और मदद की गुहार कर रहा होता है कि साहब मदद कीजिए, कोई तो रास्ता है, कुछ तो उपाय होगा, कीजिए, मेरी बेटी पता नहीं अभी तक जिंदा भी होगी या नहीं होगी, क्या हो रहा होगा उसके साथ। संजू राव बहुत परेशान है, आंख से आंसू बहाए जा रहा है, गिड़गिड़ाए जा रहा है, लेकिन यहां है कि दोनों हवलदार के कान पे जूं तक रेंग नहीं रहा है। एक हवलदार कहता है कि कल 10 बजे के बाद आना, अभी 24 घंटा हुआ भी नहीं है, तेरा एफआईआर भी हम कहाँ लिखें, और जब तक एफआईआर नहीं लिखेंगे तब तक हम लोग कोई भी कार्रवाई करने वाले नहीं हैं। दिमाग खराब अब मत करो और जाओ, जैसा तू किया है वैसा भुगत रहा है। बहुत मिन्नतें करता है संजू उरांव उन 2 हवलदारों से, लेकिन वो 2 हवलदार हैं कि हिलने का नाम नहीं लेते। थक हार कर संजू उरांव लौटता है। ये सोचकर लौटता है कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, पहले घर जाना जरूरी है। बुलबुल की मां बहुत परेशान हो रही होगी। अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और चल देता है अपने घर की तरफ। ये सारी घटनाएं ऐसी हो गई और इन तमाम चीजों में संजू उरांव का समय कम से कम 3-4 घंटे से ज्यादा गुजर गया। रात को अब 11 बजने को आ गया है। संजू राव अभी तक घर नहीं पहुंचा है। मोटरसाइकिल जितना हो सकता था उतनी तेजी से वो चलाता है और पहुंचता है घर। घर पहुंचने के बाद मोटरसाइकिल को ठीक ढंग से वो खड़ा भी नहीं कर पाता। उतरता है, वैसे ही मोटरसाइकिल धड़ाम करके नीचे गिर जाती है। वो अपने मेन गेट, अपने घर का जो दरवाजा है वहां पे आकर वो सांकल बजाता है। सांकल का आवाज सुनकर बुलबुल की मां जो है अंदर से दौड़ कर आती है और दरवाजे को खोलती है। दरवाजा खोलते ही देखती है कि संजू तो अकेला ही है, बुलबुल नहीं दिखाई दे रही है। दरवाजे के बाहर निकल के मोटरसाइकिल की तरफ देखती है कि मोटरसाइकिल तो गिरा हुआ है, बुलबुल कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो पूछती है कि क्या हुआ, इतना देर हो गया और बुलबुल कहाँ है, किधर गई बुलबुल। संजू राव कुछ नहीं बोल पाता है, बस खड़ा है मौन। कोई आवाज संजू उरांव के मुंह से निकल नहीं पा रहा है, बस रोए जा रहा है। ऐसी हालत देखकर बुलबुल की मां और जोर से परेशान होती है और जोर जोर से रोने लगती है। संजू उरांव के जो शर्ट है उसको पकड़कर वो जोर से हिलाती है, लटक जाती है उसके शर्ट को पकड़कर।
कहती है कि क्या हुआ बताएंगे भी, आप सिर्फ रोए जा रहे हो, मोटरसाइकिल गिरा पड़ा हुआ है, बुलबुल नहीं है, क्या हुआ कुछ बताओगे, इतना देर हो चुका, इतने अंधेरे में आए हो, क्या हुआ, कोई अनहोनी हो गया है क्या। संजू उरांव बगैर कुछ बोले वो अपने आंगन की तरफ बढ़ जाता है। आंगन में बढ़ने के बाद वो सीधे आंगन की कुर्सी पे नहीं बैठ पाता, वो उसको बैठने की हिम्मत नहीं है, वो धड़ाम से नीचे जमीन पर बैठ जाता है। ऐसा लगता है कि वो खड़े खड़े जमीन के नीचे वो गिर गया, जमीन पर बैठ गया, हाथ पैर फैला दिया, थक गया था वो ढूंढ ढूंढ कर। जैसे ही चेहरा उसको अपने बुलबुल की याद आ रही है, वैसे वो और कमजोर होता जा रहा है। जैसे तैसे बुलबुल की मां को वो बताता है, उसके साथ जो घटना हुआ वो सारी की सारी बातें उसी प्रकार से वो बुलबुल की मां को बता देता है। बुलबुल की मां और जोरों से रोने लगती है, अपना हाथ पैर पटक पटक कर रोने लगती है, हाय हाय करने लगती है कि हाय रे मेरी बुलबुल कहाँ गई, कैसी होगी वो, जिंदा भी होगी या नहीं होगी। जैसे ही ये जिंदा भी होगी या नहीं होगी बोलती है, संजू राव अपना हाथ बुलबुल की मां के मुंह के ऊपर रख देता है, कहता है कि ना, मत बोलो ऐसा, हमारे बुलबुल को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ होगा, मेरा मन कहता है कि मेरी बुलबुल को कुछ नहीं हुआ होगा, थोड़ा धीरज रखो, मैं कुछ करता हूं, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा, मैं तेरे गोद में उसको बैठाऊंगा, बस अब तुम हिम्मत देने का काम करो और हिम्मत रखने का भी काम करो। आखिर संजू जाए तो जाए कहां, रात ज्यादा हो चुकी है। धीरे से वो उठता है, जैसे तैसे कमरे में जाता है जहां पे उसने अपना फोन छोड़ कर गया था, फोन उठाता है, फोन उठाने के बाद वो फोन लगाता है अपने साले को। फोन जा रहा है, फोन जा रहा है, उसका साला फोन उठा नहीं पा रहा है। दोस्तों, अब भाग इस कहानी का तीसरा में आप जान पाएंगे कि आखिर उसका साला फोन उठाता है या नहीं। संजू आगे अपने बुलबुल के लिए क्या करता है, कौन सा कदम उठाता है, आखिर वो बुलबुल तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।